डे 7, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये हमारी तीसरी वीडियो है और पिछले 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं उन दोनों ही क्वेश्चन में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट देखने को मिली थी और कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ साथ मैंने उन दोनों ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाई। और उन दोनों क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का था और एक क्वेश्चन करंट ईयर के सैम्पल पेपर का था। तो वो क्वेश्चंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं, वो टाइप अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है और हमने उसे सीख भी लिया। ऐसे ही अब मैं तीसरी टाइप आपको कराने जा रहा हूँ और वो तीसरी टाइप भी आपको सीखनी है कैपिटल एडजस्टमेंट की। लेकिन इस क्वेश्चन की भी अच्छी बात यह है कि ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है। लॉकडाउन से पहले जो CBSE का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन है। GE&F, अगर आप इसे TS ग्रेवाल की बुक में देखेंगे तो आपको इलस्ट्रेशन 45 ये मिल जाएगा। GE&F तीनों पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:2:1, यानी प्रॉफिट के 10 हिस्से होते हैं। 7:2:1 में ये प्रॉफिट ही आपस में शेयर करते हैं। आपको बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की और 31 मार्च 2018 की ये बैलेंस शीट है। जी ने, ई ने और एफ ने तीनों ने कैपिटल लगाई हुई है 140, 40 और 20,000 की। ई ने बिजनेस को लोन भी दिया हुआ है। ई ने कैपिटल तो लगाई हुई है, साथ ही साथ ई ने बिजनेस को लोन दिया है और ई ही फर्म से रिटायर हो रहा है। और जब ये रिटायर हो रहा है तो रिटायर होते वक्त कुछ एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में और वो एग्रीमेंट ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू किया जाएगा, मशीनरी को रीवैल्यू किया जाएगा, स्टॉक को भी रीवैल्यू किया जाएगा और फर्म की गुडविल आपको बताई हुई है 90,000 रुपये की। डेटर्स के ऊपर आपको प्रोविज़न बनाना है। लगभग सारे एसेट्स के ऊपर ही आपको इन्होंने रीवैल्यूएशन करने को बोला है। थर्ड पॉइंट में कहते हैं जो नेट अमाउंट ई को पे होना है उसको ये कैश में पे नहीं करेंगे, यानी ई को जो भी हमें अमाउंट पे करना है वो अभी पे नहीं करेंगे, शायद इनके पास इतना कैश होगा ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो भी ई का कैपिटल है वो ई के लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो बेसिकली कहने का पर्पस ये है मेरा आपसे कि जो ई को मुझे पेमेंट करनी है वो मैं कर नहीं पाऊँगा और वो पेमेंट अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो ई के नाम की लाइबिलिटी, अब तक ई के नाम की लाइबिलिटी कैपिटल के नाम से थी, अब वो लाइबिलिटी उसके लोन के नाम से हो जाएगी। समझ में आई आपको मेरी बात? जी सर, बिल्कुल समझ में आई। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब ई का सेटलमेंट हो जाए तो फर्म की कैपिटल 2,40,000 होनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में नई चीज़ क्या है, जब आपने पहला वीडियो देखा होगा रिटायरमेंट का तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि टोटल कैपिटल आपको निकालनी पड़ी और वहाँ टोटल कैपिटल आपने कैसे निकाली, पूरा कैपिटल अकाउंट बनाया, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल जो आ रही थी उसे जोड़ा और उससे टोटल कैपिटल बनाई। दूसरा क्वेश्चन जो कराया वहाँ पर आपको कैश अकाउंट बता दिया था कि भाई इतना बैलेंस कैश में रहना चाहिए, तो टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके जो नेट अमाउंट बचा उससे आपको कैपिटल पता लगी। इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कैपिटल निकालने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी, आपको बता दिया है कि ई की पेमेंट करने के बाद टोटल कैपिटल 2,40,000 रहनी चाहिए और ये 2,40,000 की कैपिटल न्यू PSR में हो। सर अगर किसी की कैपिटल कम पड़ी या ज़्यादा हुई कोई बात नहीं, उसके लिए कि हम पार्टनर से पैसा मंगवाएं या वापस करें। क्वेश्चन कह सकता था कि कैपिटल जिसकी ज़्यादा हो उसे पे कर देना, जिसकी कम हो उससे पैसे मंगा लेना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ये काम करंट अकाउंट की मदद से करेंगे। चलें, इस क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल हमने लिख लिया है। सबसे पहले गुडविल के पॉइंट को देख लेते हैं। इन्होंने बताया भाई रिटायर होने से पहले फर्म की गुडविल की वैल्यू निकाली गई और वो वैल्यू 90,000 आई। अब ये वो गुडविल है जो फर्म को फ्यूचर में रेपुटेशन का फ़ायदा देगी। तो जाने वाला पार्टनर कहेगा कि भाई ये फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा, मुझे इसमें मेरा हिस्सा चाहिए क्योंकि इस गुडविल को क्रिएट करने में मैंने भी एफर्ट डाले हैं। तो 90,000 में जब उसका हिस्सा निकाला गया 2/10 करके तो 18,000 आया।
तो उसको 18,000 रुपये से कंपनसेट किया जाएगा। और कंपनसेट कौन करेगा? जी और एफ। किस रेशियो के अंदर? 7:1 की रेशियो के अंदर। ठीक है भाई, कंपनसेट कर देते हैं। टोटल मिला के 18,000 से कंपनसेट करना है। जब आप कंप्यूटेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि 18,000 को जब 7:1 में बांटा जाएगा तो जी भाई जो हैं वो हमारे कंपनसेट करेंगे 15,750 और एफ कंपनसेट करेगा 2,250। इन दोनों का टोटल 18,000 आ रहा है और जी और एफ को दोनों को मिलाकर इसे कंपनसेट करना है। अब देखो ई का कैपिटल तो 18,000 से आपने बढ़ा दिया, लेकिन फिर जी और एफ का कैपिटल भी तो आपको घटाना पड़ेगा। ई की वजह से आप जी और एफ का कैपिटल घटाएंगे। 15,750 इसने कंपनसेट किया है तो इसका कैपिटल कम होगा, और 2,250 से इसने कंपनसेट किया तो इसका कैपिटल कम होगा। ठीक है, गुडविल का काम हो गया। बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करने वाला जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स ने कमाया था, तो हम तीनों के कैपिटल में इस रिजर्व को बांट देंगे। जनरल रिजर्व जी, ई और एफ के कैपिटल में ये रिजर्व बढ़ जाएगा। 7:2:1 की रेशियो में बटेगा। 28,000 जी के हिस्से में जाएगा, 8,000 ई के हिस्से में आएगा और 4,000 एफ के हिस्से में आएगा। ठीक है ना। जब आप इसके 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 4,000 का है, 7 जी के, 2 ई के और 1 एफ का। चलिए अब रीवैल्यूएशन के आइटम्स की बात कर लेते हैं हम। लैंड एंड बिल्डिंग को कहा जा रहा है कि आप 1,88,000 पर रीवैल्यू करें। ठीक है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब हम लिख देंगे 1,88,000। पहले 20,000 1,20,000 थी, अब 188 हो गई, तो 68,000 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट आपको रीवैल्यूएशन में लिख देना है। अगर आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे होते तो आप सिर्फ इस प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे ही लिख रहे होते। सर मशीनरी को 76 की वैल्यू पे लिख देना है, तो मशीनरी को हमने 76 की वैल्यू पे लिख देना है। सर मशीनरी पहले 80,000 की हुआ करती थी, 4,000 कम हो गई, लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिख देंगे। अगर आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे होते तो आप सिर्फ ये लॉस रिकॉर्ड कर रहे होते। स्टॉक को 10,000 लिख देना है, पहले 14,000 था, 4,000 से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो ये लॉस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई डेटर के ऊपर आपको प्रोविज़न बनाना है। अब डेटर के ऊपर अगर आप प्रोविज़न बनाएंगे तो डेटर की वैल्यू पहले कितनी थी भाई? डेटर की वैल्यू पहले थी 24,000। 24,000 पर आपको 2.5% का प्रोविज़न बनाना है। ठीक है भाई, प्रोविज़न बनाइए, इसकी वैल्यू घटाइए। अब 24,000 का 10% होता है 2,400, 5% होगा 1,200, 2.5% होगा 600। ठीक है ना, 600 माइनस कर दिया हमने। 24,000 में से 600 माइनस होंगे तो ये होगा 23,400। तो 600 यहाँ पर भी नुकसान हुआ, यहाँ पर हम लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, 600 रुपये। ठीक है जी, पॉइंट कवर हो गए। अब ये कह रहे हैं कि जो भी नेट अमाउंट है वो ई के लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखी आपने, ई ने आपको लोन दिया हुआ था, ई आपकी ऑलरेडी एक लाइबिलिटी थी, और कैपिटल भी ई का जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी की तरह ही है, क्योंकि आपको कैपिटल की भी तो पेमेंट करनी है। तो इसके दो अलग अलग अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लोन फ्रॉम ई की लाइबिलिटी थी, आपको इस लाइबिलिटी को भी यहाँ पर आकर कैपिटल के साथ ही जोड़ देना है। ठीक है ना, ताकि हमें पता लग जाए कि टोटली ई का कैपिटल कितना बनता है, ई को हमें कितने पैसे देने हैं। अब मैं ये कहूँ कि भाई कैपिटल के इतने देने, लोन के इतने देने, तो एक काम करो ना, दोनों लाइबिलिटीज़ को एक ही अकाउंट में इकट्ठा कर लो,
ताकि आपको बाद में पता लग जाए कि ई को टोटल अमाउंट आखिर पे कितना करना है। ठीक है, अगर हमने लोन दिया होता ई को तो हम कैपिटल में डेबिट करके कैपिटल कम कर लेते अगर हमने लोन दिया होता तो, और वो एसेट साइड पे लिखा होता ना कि लाइबिलिटी साइड पे। फिलहाल हमने दोनों लाइबिलिटीज़ को एक जगह इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है ना। अब हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट और लॉस का पता करते हैं। प्रॉफिट ही हुआ है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो तीनों पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर, जी, ई और एफ में। ठीक है, अगर मैं 68,000 में से 8 माइनस करूँ, 8,000 माइनस करूँ तो बचता है 60,000, और 600 और माइनस करूँ तो बचता है 59,400। ठीक है, अब इस 59,400 को अगर मैं तीनों पार्टनर्स में बांट दूँ तो 7:2:1 में जब आप इसे बांटने जाएंगे तो आपको कुछ ये अमाउंट मिलेंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिट को रेशियो में बांटना आता ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये डेबिट हुआ तो यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, और जाहिर सी बात है प्रॉफिट है तो पार्टनर के कैपिटल्स को बढ़ाएगा ही। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बन के ख़त्म हो गया हमारा। अब बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें पेमेंट करनी है। बाकी पेमेंट करने से पहले बैलेंस शीट में जो जो आइटम में चेंजेस आए हैं उन्हें तो आपने लिख दिया। अब जिनमें चेंजेस नहीं आए हैं ज़रा उन्हें भी लिख लेते हैं। अगर आप पुरानी बैलेंस शीट देखें तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर डेटर था, आप लिख चुके हैं, स्टॉक था आप लिख चुके हैं, मशीनरी आप लिख चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आप लिख चुके हैं, और मैं आपसे कहूँगा कि आप कैश भी लिख ही लें। सर कैश क्यों लिख लें? अभी चेंजेस आ सकते हैं ना, कैश में तो चेंजेस आ सकते हैं। मुझे बताइए क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन उसको वापस करना पड़ेगा, मतलब उसका कैपिटल उसे वापस करना पड़ेगा। तो भैया क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि जो भी ई का अमाउंट निकल कर आएगा आप उसे पे मत करिएगा, उसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। यानी जब मैं इसका कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, इसके कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस निकालूंगा तो मैं इसको कोई पेमेंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसको पे मत कीजिएगा, आप उसके अमाउंट को लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो मेरा जो कैश बैलेंस शीट में मौजूद है वो घटने वाला नहीं है। ठीक है सर, लेकिन सर आप इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट करने वाले हैं, और अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो किसी पार्टनर को कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी तो कैश बढ़ेगा, और किसी को कैपिटल निकालनी पड़ेगी तो कैश घटेगा। तो भैया क्वेश्चन ने कहा है कि वो काम भी कैश से नहीं होगा, वो काम किससे थ्रू होगा? करंट अकाउंट के थ्रू, यानी कैश में अब कोई चेंज आने वाला नहीं है। दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि आप कैश का बैलेंस भी लिख ही दीजिए, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं। लाइबिलिटी साइड पर जाते हैं तो आपको लोन फ्रॉम ही अब लाइबिलिटी नहीं रही, क्योंकि वो कैपिटल में चली गई। जनरल रिजर्व आप बांट चुके हैं, ले देकर बचता है आपके पास क्रेडिटर अकाउंट। तो आप क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को यहाँ पर लिख दीजिए। क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी हमारे पास 28,000 थी, आप उसे लिख दीजिए। अब बस आप यहाँ से कैपिटल पता कीजिए कि जी और एफ का कैपिटल कितना आ रहा है, क्योंकि ई का जो भी कैपिटल आएगा वो कैपिटल नहीं, वो ई का लोन हो जाएगा, है ना। जो भी ई का कैपिटल आएगा वो ई का कैपिटल नहीं, ई का लोन हो जाएगा। बाकी जी और एफ की कैपिटल आप मालूम कीजिए। पहले तो ई का मामला सेट करिए, ई का ये क्रेडिट साइड टोटल करिए, और क्रेडिट साइड टोटल करके पता लगाइए कि इसके क्रेडिट में कितना बैलेंस है। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो बनेगा ये 1,37,880। डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो ई के जितना भी क्रेडिट में है वो आपको पे करना था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम ई को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा का सारा उसके लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,37,880, 1,37,880, यानी बैलेंस शीट में अब तक जो कैपिटल के नाम से आता था वो कैपिटल के नाम से ना आकर लोन के नाम से कन्वर्ट हो जाएगा। आप बैलेंस शीट की भी डबल साइड एंट्री देख सकते हैं, ई का कैपिटल की जगह ई का लोन आ गया। ठीक है, अब बच जाता है जी और एफ का कैपिटल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस सीडी कुछ और आ रहा होगा, लेकिन आपको बैलेंस सीडी वो बनाना है जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि आपको बचे हुए पार्टनर्स के कैपिटल को कितना रखना है, 2,40,000, और वो भी किस रेशियो में? उनके नए रेशियो में। नया रेशियो क्या है भाई? 7:1। तो 2,40,000 के अगर मैं 8 हिस्से करूँ तो एक हिस्सा 30,000 का होता है, और 30,000 में अगर 7 ही जी के हैं तो जी को
2,10,000 की कैपिटल रखनी पड़ेगी और एफ़ को 30,000 की कैपिटल रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब देखते हैं इनकी कैपिटल ज़्यादा आ रही हैं या कम आ रही हैं। ठीक है, देखिए भाई 20,000, 24,000 और ये 5,940 अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये बनता है 29,940। ये टोटल सबका एक साथ ही लिख लेंगे। हाँ जी, 29,940 और इधर से ये 2,250 आपको माइनस भी करना पड़ेगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस करके आपको पता लगेगा कि आपका जो कैपिटल है वो क्या नाम है 27,690 है, 27,690। लेकिन आपको कैपिटल चाहिए कितना, 30,000 चाहिए। तो आपको और कैपिटल इसकी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर, बढ़ानी पड़ेगी, इससे पैसा मंगाना पड़ेगा। लेकिन पैसा आप नहीं मंगा सकते, आप यहाँ लिखेंगे एफ्स करंट अकाउंट। कितना कम पड़ रहा है सर, 2,310 कम पड़ रहा है। यानी कैपिटल बढ़ गई और कैपिटल बढ़कर कितनी हो गई, 30,000। सर लेकिन एफ़ की कैपिटल तो 30,000 आ नहीं रही थी, कम आ रही थी। मैंने एफ़ की कैपिटल जानबूझकर बढ़ा दी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इससे पैसे नहीं मंगवा सकता। तो एसेट साइड पर कैश इंक्रीज ना होने के बावजूद, मतलब कैश इंक्रीज होने के बजाय कैश की जगह आ जाएगा एफ्स करंट अकाउंट। ठीक है ना, एक तरफ आपने कैश बढ़ा दिया, मतलब एसेट बढ़ा दिया, और एक तरफ आपने एफ़ की कैपिटल बढ़ा दी। दोनों साइड टैली हो गई, नहीं हो गई? बिल्कुल। अगर यही इससे पैसा मंगवाते तो यही 2030 में कहाँ ऐड कर रहा होता, कैश में ऐड कर रहा होता। अब ज़रा जी का ज़रा टैली करते हैं। जी का कितना हो रहा है भाई, जी 140, 28,000 को मैं और जोड़ूँ ये 168 हो जाता है। 41,580 को जोड़ूँ तो ये हो जाता है 2,25,750। यानी क्रेडिट साइड का टोटल हो जाता है 2,25,750। और फिर ये 15,750 अगर मुझे माइनस करने पड़े तो ये बन जाता है मेरा 2,10,000। नहीं सॉरी एक सेकेंड। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ तो ये बन रहा है 2,09,580। और 2,09,580 में से अगर मैं 15,750 माइनस करूँ तो ये बन रहा है 193,830। यानी बैलेंस शीट यहाँ पर 193,830 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे इससे भी पैसा मंगवाना पड़ेगा, जीज करंट अकाउंट। अब पैसा तो हम मंगवा नहीं रहे, एंट्री किसके थ्रू डाल रहे हैं, करंट अकाउंट के थ्रू। अब 2,10,000 बनाने के लिए आपको इससे 16,170 मंगाने पड़ेंगे। 16,170। देखें आपने जी का कैपिटल भी बढ़ा दिया, 193 समथिंग आ रहा था, आपने 16,170 से जी का कैपिटल बढ़ा दिया। तो आपको दूसरी साइड पर अब क्या लिखना पड़ेगा, जीज करंट अकाउंट। अगर मैं इन दोनों से पैसा मंगा लेता ना तो ये चाहिए दोनों अमाउंट जो मुझे अलग से इनके करंट अकाउंट के नाम से लिखने पड़ रहे हैं, ये दोनों अमाउंट फिर कैसे आ रहे होते मेरे बच्चे, कैश के थ्रू आ रहे होते और दूसरी साइड पर कैश बढ़ रहा होता, ना कि इनका करंट अकाउंट। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बढ़ा सकता। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ये काम आपको एडजस्ट करंट अकाउंट के थ्रू करना है। अब बाद में आपको बेटा इसका टोटल करना पड़ेगा, ये टोटल आप करिएगा। और फिर आप जब जाकर बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल बिल्कुल टैली करेगा। ठीक है, 4,05,880, 4,05,880। ठीक है जी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आई हो। अब एक टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट और एक क्वेश्चन मुझे आपको और कराना है कल। फिर उसके बाद ये हमारा रिटायरमेंट के 6 मार्क्स क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डे 9 से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।